नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लास्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जिसका वर्ष 1776 माना जाता है, उससे ठीक पहले तक की घटनाओं का जिक्र अब तक हम कर चुके हैं और हमने जाना किस तरह से पहली और दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस में एक योजना बनाई गई कि इंग्लैंड को अमेरिका से बाहर निकाला जाए और किस तरह से अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाई जाए। इस क्रम में महाद्वीपीय सेना का गठन किया गया जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन को दिया गया। और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो एक ऐसे सेनापति थे जिन्हें रेफेवियस के नाम से जाना जाता। रेफेवियस का मतलब क्या कि युद्ध को बहुत लंबा खींच देना और सामने वाले को बिल्कुल थका देना, और जब सामने वाला थक जाएगा तो निश्चित रूप से वो पराजित हो जाएगा। इस तरह की रणनीति के साथ युद्ध करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर युद्धों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वहाँ पर कुछ युद्धों की बातचीत की गई थी, जहाँ लास्ट में हमने बंकर हिल के युद्ध का जिक्र किया था। अब हम 1776 में पहुंच गए हैं और 1776 वो वर्ष, वो महत्वपूर्ण वर्ष जहां पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के एक स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की तैयारी की जाएगी और उस घोषणा पत्र के आधार पर ये आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि विदेशी सहयोग प्राप्त करके हम इंग्लैंड को अमेरिका से निकाल सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बातचीत को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया और इसकी जो तिथि है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। वो है 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया और 4 जुलाई 1776 को बनाए गए इस घोषणा पत्र के आधार पर ही बाद तक, आज तक 4 जुलाई को ही अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो इस घोषणा पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और किन लोगों ने इसे बनाया, ये एक बार हम देख लेते हैं। इसका जो प्रस्ताव रखा वो रिचर्ड हेनरी ने रखा। प्रस्तावक कौन थे इसके? प्रस्ताव रखा रिचर्ड हेनरी, इन्होंने तो प्रस्ताव रखा और जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया। जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया। ध्यान रखना है, इस घोषणा पत्र का प्रस्ताव रिचर्ड हेनरी ने रखा और जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया, समर्थन किया। और इसके आधार पे 5 लोगों ने, आपको ध्यान रखना है, इसके आधार पर 5 लोगों ने इस घोषणा पत्र को तैयार किया, जिसमें हेड जो थे वो थे जेफरसन। और लोग कौन कौन थे? तो हम लोग नाम सुन चुके हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ये इसमें शामिल थे। अभी हमने नाम सुना जॉन एडम्स का। आपको ध्यान रखना है, सैमुअल एडम्स नहीं है, ये जॉन एडम्स हैं। इसके अलावा रॉजर शर्मन और रॉबर्ट लिविंगस्टोन, ये 5 लोगों की एक कमेटी ने इस घोषणा पत्र को तैयार किया। और इस घोषणा पत्र के आधार पर अमेरिकी स्वतंत्रता का एक नारा रखा गया, समानता, स्वतंत्रता और खुशहाली। अब आपको यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना होगा। फ्रांस की क्रांति जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनका नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, ठीक है, भाईचारे का। परंतु यहाँ जो लक्ष्य रखा गया अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए वो था समानता, स्वतंत्रता और खुशहाली, हैप्पीनेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको टारगेट पर हैं, ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया इन्होंने और इसके अकॉर्डिंग ये घोषणा पत्र तैयार किया गया
और इसको 5 लोगों ने तैयार किया। हमको पांचों लोगों के नाम याद होने चाहिए, तो आप यहाँ से याद करेंगे इसको किस तरह से। देखिए, जेफरसन का नाम आपको ध्यान रह जाएगा क्योंकि हेड थे। तो जे का मतलब जॉन एडम्स, जे का मतलब जॉन एडम्स, फा का मतलब फ्रैंकलिन, र का मतलब रोजर शर्मन और सन का मतलब स्टोन। सन स्टोन, आपको यहाँ से स्टोन याद रखना है। तो कुल मिलाकर 5 लोग हैं। जे से जॉन एडम्स, फ से फ्रैंकलिन, र से रोजर शर्मन और स से स्टोन अर्थात रॉबर्ट लिविंगस्टोन। कुल मिलाकर 5 लोग इसमें शामिल हुए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र तैयार किया गया उसमें कौन शामिल नहीं था। तो नहीं था में वो आमतौर पर वाशिंगटन को यहाँ पर ऑप्शंस में डालता है, तो वाशिंगटन यहाँ शामिल नहीं है। वो सेनापति है, पर इन 5 लोगों में वो सम्मिलित नहीं है। और आपको यही ध्यान रखना है कि अमेरिका का, यूएसए का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। यही मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ एक बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ था। 4 जुलाई अमेरिका, 14 जुलाई फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये घोषणा पत्र के आधार पर आगे की रणनीति तैयार कर दी गई। और कुछ युद्धों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता का ये संग्राम समाप्ति की ओर जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दिसंबर 1776 में एक युद्ध हुआ, ट्रेंटन का युद्ध, ठीक है। और जनवरी 1777 में एक युद्ध हुआ, प्रिंसटन का युद्ध। ये मिलते जुलते शब्द हैं, ट्रेंटन, प्रिंसटन। तो इन दोनों जगह पर आपको बताएं ब्रिटिश सेना पराजित हुई। ब्रिटिश सेना पराजित। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है किस युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन की पराजय हुई, किस में विजित हुए, जीते। तो आपको ध्यान रखना है ट्रेंटन का युद्ध और प्रिंसटन का युद्ध, इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश सेना जॉर्ज वाशिंगटन की महान सेना से पराजित हुई। इसके बाद एक युद्ध हुआ, ब्रेंडीवाइन का युद्ध, सितंबर, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान रहेगा, सितंबर 1777 में ब्रेंडीवाइन का युद्ध, ब्रेंडीवाइन का युद्ध। और इस युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन की पराजय हुई, मतलब अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन की पराजय। ये आप यहाँ से कलर से समझेंगे कि भाई जो नीले रंग से हम लिख रहे हैं यहाँ पर अमेरिका जीत रहा है, और जो हम काले रंग से लिख रहे हैं यहाँ पर अमेरिका हार रहा है। तो ये ब्रेंडीवाइन के युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन बुरी तरह से पराजित हुए। परंतु एक बहुत निर्णायक युद्ध हुआ इसके ठीक बाद, और वो था 17 अक्टूबर 1777 का युद्ध, जिसे सारगोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन चारों में अगर आपको कहा जाए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो सारगोटा का युद्ध, ठीक है। इस सारगोटा के युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन विजित हुए, और जो ब्रिटिश सेनापति थे, ब्रिटिश सेनापति, इनका नाम बरगोइन, इन बरगोइन ने 6000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 6000 सैनिकों के साथ बरगोइन ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ब्रिटिश सेनापति बरगोइन यहाँ पर पराजित हुए। और मैं कहूँ कि ये की विन है। की विन का मतलब ये एक स्टार्टिंग विन है इस तरह की, जिसके बाद अब ये लगातार जीतते चले जाएंगे, और अब विदेशी सहयोग की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो 1777 में सारगोटा, ब्रिटिश सेनापति बरगोइन ने 6000 सैनिकों के साथ समर्पण कर दिया। अब प्रश्न ये कि जो डिस्कस हुआ था महाद्वीपीय कांग्रेस में कि अब हम विदेशी मदद प्राप्त करेंगे, अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए विदेशी मदद प्राप्त करेंगे, उसके लिए प्रयास शुरू हो गए। और प्रयास कर रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपको ध्यान रखना है इस व्यक्ति का नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयास शुरू कर दिए, फ्रांस के साथ डिस्कशन शुरू कर दिया। और इस समय फ्रांस के जो सम्राट थे, फ्रांस के सम्राट कौन थे, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये थे लुई 16वें। ये बोरबोन वंश के शासक थे।
और इतिहास में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। लुई 14, 15, 16 और 16 के समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो लुई 16वें के साथ डिस्कशन चलता रहा और डिस्कशन के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन को सफलता मिली। बेंजामिन फ्रैंकलिन को सफलता मिली और फ्रांस ने प्रॉमिस किया कि हम भी आपको सहयोग करने के लिए आएंगे और सहयोग करेंगे और इंग्लैंड के खिलाफ आपका जो संघर्ष है उसमें हम शामिल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्रांस की सहमति मिल गई है और अब आप देखिए कि किस तरह से विदेशी सहयोग की एक झड़ी लग जाती है। लगातार फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड मदद करने के लिए आएंगे और कैसे मदद कर रहे हैं आप देख लीजिए। 1778, 1779 एंड 1780 ये तीनों वर्ष आपको लगातार याद रखने। 1778, 79 और 80। तो सबसे पहले 78 में हेल्प करने के लिए आएगा फ्रांस। फ्रांस क्यों आया? प्रश्न ये है कि फ्रांस अमेरिका की मदद करने क्यों आया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सप्तवर्षीय युद्ध में इसी फ्रांस से अमेरिका को बचाया जा रहा था। अमेरिका को बचाया जा रहा था फ्रांस से कि फ्रांस कहीं उन पर अधिकार ना करके बैठ जाए, और अब वही फ्रांस ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए आएगा। तो बड़ी अजीब सी स्थिति रही और फ्रांस यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसे सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना था। सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना था। और मैं ये कहूँ कि इतिहास में जितने भी युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुए थे उनमें लगभग हर बार इंग्लैंड जीता था, तो फ्रांस के पास तो एक बड़ा मौका था सारे युद्धों का बदला लेने का। तो इसलिए फ्रांस यहाँ पर सहमत हो गया और 1778 में फ्रांसीसी सेना यहाँ पर आई अमेरिका में। और किसके नेतृत्व में आई? लाफायते के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आई? लाफायते के नेतृत्व में। यहाँ पर बहुत बड़ा जिक्र मैं करने वाला हूँ। ये लाफायते जो हैं, जब ये इस स्वतंत्रता संग्राम में सफलता दिलाकर वापस जाएंगे फ्रांस में, तो फ्रांस में बहुत बुरा शासन था उस समय। लुई 16वें का जो शासन था उससे लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। और लाफायते जब यहाँ स्वतंत्रता दिला के, अमेरिका में स्वतंत्रता दिला के फ्रांस लौटेंगे तो वहाँ वो बताएंगे कि देखो हमने वहाँ स्वतंत्रता दिला दी। तो लोग कहेंगे ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को वहाँ स्वतंत्रता के बारे में जानकारी ही नहीं थी। और लाफायते यहाँ से जो चिंगारी लेकर जाएंगे उसी की वजह से फ्रांस के अंदर वो क्रांति होगी जो एक महान क्रांति के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। फ्रैंकलिन ने कहा है कि फ्रांस की क्रांति जो है ना, उसका आधार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की वजह से ही फ्रांस में क्रांति हुई। ये किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। और बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये लाफायते यहाँ से स्वतंत्रता की जो चिंगारी लेकर जाएंगे वही फ्रांस की क्रांति का आधार बनेगा। चलिए वो बात हम फ्रांस की क्रांति में करेंगे। फिलहाल ये कि फ्रांस युद्ध में शामिल हो गया है, अमेरिका का साथ देने के लिए आ गया है। और इसके ठीक पीछे पीछे 1779 में, 1779 में अब आएंगे स्पेन। स्पेन आए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम कि सबसे पहले अमेरिका में कौन आया था, कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? कोलंबस आए थे। कोलंबस के बाद सबसे पहले स्पेन के लोग ही आए थे। तो वो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले आए थे तो फ्रांस के बाद हम सबसे पहले आएंगे। और ये आए इसलिए क्योंकि इनको इंग्लैंड से प्रॉब्लम है। इंग्लैंड ने इनके जिब्राल्टर और फ्लोरिडा के क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा है। अब अकेले तो लड़ाई लड़ नहीं सकते इंग्लैंड के खिलाफ, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ मिलजुल के प्रयासों में शामिल होना चाहते हैं कि किसी तरह से हमको जिब्राल्टर और फ्लोरिडा मिल जाए और इंग्लैंड को यहाँ पर पराजित कर दिया जाए। तो आपको बता दें स्पेन भी अमेरिका की मदद करने के लिए आ गया। और इसके ठीक बाद आया हॉलैंड। और हॉलैंड के बारे में आपको याद होगा कि जब स्पेन 1 नंबर पर अमेरिका में आया था तो 2 नंबर पर हॉलैंड आया था। उसी क्रम में स्पेन के बाद यहाँ पर कौन आया? हॉलैंड आया। और इसका कारण था इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी इंग्लैंड के साथ, और इसकी वजह से हॉलैंड के लोग भी यहाँ पर युद्ध में शामिल हो जाएंगे। अब जब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है तो इंग्लैंड की खैर नहीं है, वो यहाँ पर बचने वाले हैं नहीं। और ये संघर्ष बहुत अव्वल दर्जे पर चला गया
और जब इतने सारे देशों का सपोर्ट मिला, आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर आयरलैंड का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिला, आयरलैंड का भी सपोर्ट मिला। और आयरलैंड के बारे में एक लाइन हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर ये कहा गया कि वो अमेरिका के लिए पागल हो रहा था, वो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में। फिलहाल आयरलैंड का भी अप्रत्यक्ष सहयोग यहाँ पर देखने को मिल जाता। तो ये सारा संघर्ष चलता रहा और एक अंतिम पराजय की स्थिति यहाँ पर बनी। और वो अंतिम पराजय कब हुई? 1781। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा यहाँ पर। वर्जीनिया के यॉर्क टाउन में, याद रखना है, अंतिम पराजय यॉर्क टाउन वर्जीनिया में अंतिम पराजय हुई। किसकी? इंग्लैंड की, अमेरिका के हाथों। और यहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को, मैं यहाँ पर लॉर्ड को हटा देता हूँ, कॉर्नवालिस जो सेनापति थे उनको पराजित कर दिया और अंतिम रूप से इंग्लैंड ने यहाँ समर्पण कर दिया। जो मुख्य सेनापति थे कॉर्नवालिस, उनको पराजित कर दिया। मैंने लॉर्ड हटाया क्यों? क्योंकि यही वो कॉर्नवालिस हैं जो भारत में भी गवर्नर जनरल बनकर आए थे। आपको ध्यान रखना है, भारत में भी गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आए थे और यहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ इन्होंने लागू की, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, इस तरह की जो डिस्कशन थे वो सारे ये वही कॉर्नवालिस हैं। और जब वो भारत में आएंगे तो उन्हें हम लॉर्ड कॉर्नवालिस कहेंगे। यहाँ पर वो सेनापति हैं तो मैं उनको कॉर्नवालिस कह रहा हूँ। तो वॉशिंगटन ने कॉर्नवालिस को वर्जीनिया के यॉर्क टाउन में पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो लॉर्ड नॉर्थ बोले, लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, क्या कहा? लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। ओ गॉड, एवरीथिंग गोज टू एन एंड। सब कुछ चला गया, सब चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? एंड पे जा रहा है। इसका मतलब बहुत दुख हो रहा है इनको, क्योंकि अमेरिका जैसी संपन्न परिस्थितियाँ, संपन्न क्षेत्र, इतना बड़ा महाद्वीप, ये सब इनके कब्जे में आ चुका था और फिर इन्होंने धीरे धीरे इसको खो दिया उन छोटी छोटी लालच की वजह से, जहाँ पर इन्होंने टैक्स के माध्यम से आर्थिक शोषण करने की कोशिश की। तो लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये अंतिम युद्ध माना जाता है और इस अंतिम युद्ध की वजह से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता दी जाएगी। और वो स्वतंत्रता जो दी जाएगी वो किस संधि के द्वारा दी जाएगी वो हम यहाँ बात कर लेते हैं। कॉर्नवालिस के बारे में एक लाइन बता देता हूँ। कॉर्नवालिस ने ये कहा था कि हम उत्तरी अमेरिका के सभी पुरुषों को समाप्त कर भी दें, हम उत्तरी अमेरिका के सभी पुरुषों को समाप्त कर भी दें तो भी हमें महिलाओं से जीतने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इस लाइन का ये मतलब है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो कई बार ऐसी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और पूछ लिया जाता है महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो महिलाओं ने मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक संधि हुई, पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि कब हुई? 1783 में। ठीक है, और पेरिस की संधि करने कौन जाएगा? बात वही, देखिए फ्रांस के अंदर संधि हो रही है, पेरिस की संधि, और फ्रांस के अंदर जो ये संधि हो रही है इसके अंदर वही व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ से तो जाएंगे भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन और सामने से आएंगे रिचर्ड ओसवाल्ड। यहाँ पर संधि हुई है। ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 3 सितंबर को ये संधि हुई और बेंजामिन फ्रैंकलिन और रिचर्ड ओसवाल्ड के बीच ये संधि हुई। और इस संधि में अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, अब एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें पहली बार इंग्लैंड पराजित हुआ, एक ऐसी स्वतंत्रता जब इंग्लैंड ने एक बड़े महाद्वीप को जीतकर उसे खो दिया, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसने विश्व के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के दीप जलाए और फ्रांस की क्रांति के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय कर दिया। बहुत बड़ी स्वतंत्रता है ये।
नागरिक अधिकारों की शुरुआत, मनुष्य के अधिकारों की एक वास्तविक शुरुआत अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से मिलती है। उसके अलावा संघात्मक शासन और लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है, लिखित संविधान, ये सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो अमेरिका ने बहुत कुछ दिया है। इनका जो संविधान है भले ही बहुत छोटा है परंतु बहुत प्रभावी है, इतना प्रभावी कि उसकी ताकत ये कि अमेरिका विश्व की नंबर 1 शक्ति आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से ये 83 में पेरिस की संधि हो गई और इस संधि के बाद संविधान का निर्माण किया गया 1787 में। ठीक है भाई, 1787 में संविधान का निर्माण किया गया और इस संविधान में अगर हम बात करें तो लिखित संविधान जिसको हम कहते हैं, और कहाँ पर बना ये भी एक क्वेश्चन रहता है, फिलाडेल्फिया में। देखिए फिलाडेल्फिया में पहले एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के अंदर 55 प्रतिनिधि आए और 55 प्रतिनिधि जो आए थे वो 12 उपनिवेशों से आए थे। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। 12 उपनिवेशों से आए थे। रोड आइलैंड या रोडलैंड जिसको हम कह रहे थे, रोड आइलैंड के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हैं। ध्यान रखना है आपको, 12 उपनिवेश शामिल है, जॉर्जिया भी शामिल है, रोड आइलैंड के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। और 55 प्रतिनिधि आए और इस यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज वाशिंगटन ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज वाशिंगटन ने की। और फिलाडेल्फिया में एक संविधान लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और इस संविधान को 1789 को लागू कर दिया गया। 1789 को संविधान लागू किया गया 4 मार्च को। ठीक है, ये संविधान लागू, और इस संविधान पर कभी कभी पूछ लिया जाता है 39 लोगों के, 39 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे। ठीक है, संविधान लागू किया गया, 39 लोगों के इसके अंदर हस्ताक्षर थे। और इस हस्ताक्षर के साथ ही आपको बताएं ये संविधान लागू हुआ जो विश्व का पहला लिखित संविधान था। इस संविधान के लागू होने के साथ ही 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने पद की शपथ ली, अर्थात वो प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। और प्रथम राष्ट्रपति बनाने के साथ ही यहाँ पर वो परंपरा स्टार्ट हो गई जो विश्व में सबसे सशक्त व्यक्ति की बात की जाती है कि क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है और जो राष्ट्रपति निर्णय लेता है वो संसदीय निर्णयों से भी ऊंचा होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन के एक पुरजोर महत्वपूर्ण व्यक्ति की यहाँ पर ताजपोशी हो गई। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक सेनापति के रूप में इनका संघर्ष अपने आप में अप्रतिम है, बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से इन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता की एक प्रतिमूर्ति यहाँ स्थापित की गई जिसे हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर स्थापित की गई। हमको पता है ये अमेरिका में है, और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये फ्रांस ने गिफ्ट की है। ध्यान रखना है आपको, अमेरिका को गिफ्ट किसने की? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्ति है, वो स्टैचू है, वो किसने? वो फ्रांस ने गिफ्ट की। और फ्रांस के एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे, उन्होंने ये बनाई थी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस की तरफ से गिफ्ट की गई। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोग किसके थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा ही विवाद रहा, परंतु यहाँ इंग्लैंड के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में किसकी भूमिका रही? फ्रांस की भूमिका रही। और उनका जो सिंबल है वो भी किसकी तरफ से गिफ्टेड हुआ? तो वो भी फ्रांस की तरफ से गिफ्टेड हुआ। तो ये सारी बातें अपने आप में बहुत
अलग तरह से डिफाइन की जा सकती हैं और किस तरह से अमेरिका ने एक शानदार सफलता अर्जित कर ली। आपको बताएं, इसको बनाने वाले जो थे वो फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी थे। फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी, इन्होंने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई थी, जो अपने आप में महान आश्चर्यों में से एक स्वीकार की जाती है। बहुत बड़ी प्रतिमा है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस स्वतंत्रता संग्राम का क्या अंतिम पहलू रहा, विश्व में लोकतंत्र की एक ऐसी परंपरा, पूंजीवाद की एक ऐसी परंपरा चल पड़ी जो बहुत दूर तक निकल गई और आज विश्व के लगभग देशों के अंदर लोकतंत्र है। और मैं ये कहूँगा कि ब्रिटेन की वजह से नहीं, ये अमेरिका की वजह से है, क्योंकि नागरिक अधिकारों की शुरुआत पहली बार कहाँ से देखने को मिलती है? लोकतंत्र का सही पैमाना लिखित संविधान की वजह से, नियमों पर लोगों का विश्वास विकसित होना, ये सब कुछ अगर कहीं से मिलता है तो वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से मिलता है। यहाँ पर मैंने एक डिस्कशन किया था कि मैं कहूँगा, एक बताऊँगा कि आयरलैंड के बारे में एक लाइन कही गई थी होरेस वालपोल के द्वारा। होरेस वालपोल ने ये कहा, कि नाम आपको ध्यान रखना है, होरेस वालपोल ने ये कहा कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा था। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लें। अमेरिका के लिए पागल हो रहा था का मतलब यह है कि आयरलैंड बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड के कब्जे में रहा, अधिकार क्षेत्र में रहा और स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने। और जब इनकी प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड को हराने की क्षमताएं नहीं थी, तो ये जहां भी इंग्लैंड को नुकसान पहुंचा सकते थे या इंग्लैंड के खिलाफत कर सकते थे, वहां पर इन्होंने खिलाफत की। और यहां भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में आयरलैंड के लोगों ने पुरजोर मदद की, जो उनकी क्षमताओं में था। और इसलिए होरेस वालपोल ने कहा है कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा था, अर्थात अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए बड़ा उत्साहित था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आयरलैंड ने भी इनको सपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर बात यह कि ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अपने अंतिम पायदान पे आ गया। और इससे जुड़ी हुई जो नेक्स्ट घटना है उससे हम स्टार्ट करेंगे फ्रांस की क्रांति, जो विश्व में राष्ट्रवाद की जनक क्रांति के रूप में जानी जाती है और विश्व इतिहास की सबसे इंटरेस्टिंग घटनाओं में से एक है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।